हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 19 फरवरी एंड 19 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं। सो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा मयूरी भागवानी के नाम से। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वरना आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में इसके साथ यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जितनी भी रहेंगी हमारी लेक्चर्स की वो यहाँ पे मिल जाएंगी। मेल के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज हो आप मुझे मेल कर सकते हो। ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो सिर्फ 109 डेज बचे हैं हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसीलिए कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतना अच्छा, जितने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सको उतना अच्छा। ओके, अब देखो हमारे टॉपिक्स की बात करते हैं तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में से देखेंगे इंडिया यूएई एफटीए के बारे में। पॉलिटी में हम देखेंगे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में। उसके अलावा पॉलिटी में ही हरियाणा का एक लॉ आया है विच इज ऑन प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन, इसको हम देखेंगे। GS3 में वी विल बी लुकिंग इनटू गोदावरी कावेरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. It is basically a part of economy and in that too specifically it can be related to infrastructure part. Okay, इसके साथ हम हाइड्रोजन पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी आई है हमारे देश में, इसको डिस्कस करेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, इनका जो कल वाले क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको इन द एंड ऑफ लेक्चर बताऊंगी। और आपके आज के क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आज का आर्टिकल है स्टेट्स डिस्कसिंग इंटरलिंकिंग ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। तो यहाँ पे गोदावरी और कावेरी को लेकर स्टेट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कैसा क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम इस पूरे इशू को देखते हैं, फिर वापस आएंगे इस आर्टिकल पे, न्यूज आर्टिकल पे, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ है, इंटरलिंकिंग रिवर्स की क्यों की जाती है, ठीक है। इंटरलिंकिंग रिवर्स की क्यों की जाती है, आसान सा जवाब है। ये दो रिवर है मान लो, ठीक है। ये है रिवर ए, ये है रिवर बी। इस रिवर में इतना पानी है कि हमेशा सरप्लस में, मैक्सिमम टाइम सरप्लस में रहता है। और इनफैक्ट जब सरप्लस में आता है तो यहाँ पे फ्लड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा पानी होना एक दिक्कत है। वहीं बी में हमेशा जो पानी है मेजोरिटी ऑफ द टाइम देयर इज डेफिसिट ऑफ वाटर हियर। ओके, और यहाँ पर डेफिसिट होने के कारण जनरली ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाती हैं। अभी रिवर्स अगर आसपास में है तो अगर हम इनको इंटरकनेक्ट कर दें तो इसका जो भी फ्लड का पानी है वो यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ पे ड्रॉट होने से हम बचा पाएंगे, यहाँ पे फ्लड्स होने से हम बचा पाएंगे। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर बैलेंसिंग द वाटर सप्लाई। ओके, सो मेनली हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब हमारी साउथ इंडिया की दो रिवर्स हैं, एक है गोदावरी और एक है कावेरी, ठीक है। हम इन दोनों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इन दोनों का इंटरलिंकेज करने की बात कर रहे हैं। एंड हु हैज प्रपोज्ड दिस प्लान, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हैज प्रपोज्ड इट। अब इसमें देखो क्या होने वाला है। जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर में सरप्लस वाटर जो है उसको हम भेजेंगे कावेरी रिवर तक। कावेरी रिवर जो है कहीं ना कहीं अब डेफिसिट हो रही है, डेफिसिट रिवर हो रही है, तो हम इसके पास भेजने वाले हैं। तो surplus water will be taken up from Akinepalli barrage on Godavari. It will be transferred to Nagarjun Sagar project in Krishna River, and then from there it would be transferred to Samsila in Penad basin and then to Grand Anicut in Kaveri basin. तो बीच में कुल मिला के चार रिवर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर एक आएगी पेन्नार, ठीक है। और पेन्नार के बाद आएगी कावेरी। सो गोदावरी का कौन सा बैरेज है, अक्कीनेपल्ली बैरेज है। कृष्णा का नागार्जुन सागर डैम है। पेन्नार का सोमसीला डैम है। और यहाँ पे कावेरी का ग्रैंड एनिकट है। देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आपसे ये चारों डैम्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रिवर पे है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अक्कीनेपल्ली इज ऑन गोदावरी, नागार्जुन सागर इज ऑन कृष्णा, पेन्नार पे है सोमसिला और कावेरी पे है ग्रैंड एनिकट। ऑलराइट, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू सेव 1100 TMCFT of Godavari water going waste into the sea. तो देखो यहाँ पे जो गोदावरी का जो सरप्लस वाटर सी में जाके वेस्ट हो जाता है उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे गोदावरी कावेरी लिंक प्रोजेक्ट जो है इसका मैप मैंने आपको दिखाया। लगभग लगभग 247,000 मिलियन क्यूबिक फीट इसमें पानी जो है, जो अनयूटिलाइज्ड पानी है इंद्रावती सब बेसिन का गोदावरी के, उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे कावेरी रिवर को, जो डेफिसिट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो गोदावरी का लगभग 247 TMCFT पानी हम यहाँ पे कावेरी के लिए यूज करने वाले हैं।
ओके। तो अब मैंने आपको बताया इसमें 3 कंपोनेंट्स होने वाले हैं। गोदावरी से कृष्णा तक का एक कंपोनेंट होगा, कृष्णा से पेन्नार तक का एक कंपोनेंट होगा और पेन्नार से कावेरी तक का एक कंपोनेंट होगा, ठीक है? तो कुल मिला के 3 कंपोनेंट्स हैं, 4 रिवर्स के बीच में पूरा का पूरा ट्रांसफर ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो इंटरलिंकिंग की बात हुई थी, सबसे पहले इंटरलिंकिंग का आइडिया यहाँ पे आया था जो 1972 में यहाँ पे हमारे इंजीनियर और यूनियन मिनिस्टर थे के.एल. राव। इन्होंने सबसे पहले कृष्णा और गोदावरी को यहाँ पे लिंक करने का आइडिया प्रपोज किया। जो एक्चुअल आइडिया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, वो ब्रिटिश इंडिया में ही आ चुका था, ठीक है? जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे तभी आ चुका था, लेकिन पहली हमारे देश में जो इंटरलिंकेज का प्रपोजल आया हमारी गोदावरी कृष्णा के बीच में, गोदावरी कावेरी के बीच में, सॉरी गोदावरी कृष्णा के बीच में, वो आया के.एल. राव के द्वारा, ठीक है? अच्छा, अभी देखो गोदावरी कावेरी में, गोदावरी कावेरी को जब आपको इंटरलिंकेज करना है तो उसके बीच में आपको गोदावरी कृष्णा को भी तो इंटरलिंकेज करना पड़ेगा ना, इनका भी। तो गोदावरी कृष्णा का जो इंटरलिंकेज था ये के.एल. राव ने यहाँ पे प्रपोज किया था, ठीक है? और ये 2000 से लेकर 2016 तक में इसको पूरा किया गया है। यहाँ पे एक बैरेज बनाया गया है, एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पट्टिसीमा पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके थ्रू यहाँ पे ये गोदावरी और कृष्णा को ज्वाइन करने का, इंटरलिंक करने का जो काम है वो किया गया है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए चारों रिवर्स, जितनी भी हमारी रिवर्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, जितनी भी रिवर्स का इंटरलिंकेज होने वाला है, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी है। यह है हमारा मैप। इसमें देखो सबसे पहले गोदावरी रिवर देखते हैं। तो ये है गोदावरी रिवर जो वेस्टर्न घाट से, यहाँ से नासिक से शुरू हो रही है, ठीक है? नासिक से शुरू हो रही है और जाके ये गिर रही है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ऑलराइट, उसके बाद नीचे, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रही है ये कृष्णा रिवर है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हो कावेरी रिवर है, ओके? यहाँ पे बीच में कहीं पेन्नार रिवर भी आती है। ऑलराइट, अब देखो गोदावरी की बात करें तो ये स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर से, ओरिजिन होता है इसका त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। और ये जो है ये लगभग 1400 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। कहाँ कहाँ पे इसके बेसिन है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, और साथ साथ में कुछ कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में भी है। तो मेजरली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है, ठीक है? ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है? कृष्णा रिवर की बात करें तो देखो ये स्टार्ट होती है महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर के सतारा में ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 स्टेट्स में, सॉरी, फ्लो करती है, ड्रेनेज बेसिन बनाती है। कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ओके? ट्रिब्यूटरीज देखो तो ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी, गंगा, ठीक है? इसके अलावा नागार्जुन सागर जो डैम है वो सबसे फेमस डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि कृष्णा रिवर से रिलेटेड अभी एक और न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। तो ये याद रखना कि कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र, सतारा से। और ये कहाँ कहाँ पे बेसिन बनाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ओके? आगे बात करते हैं पेन्नार रिवर की। तो देखो पेन्नार रिवर जो है ये नंदी हिल्स, पलापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। तो नंदी हिल्स कर्नाटक, आप इतना याद रख लो। और ये जो है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, लगभग 597 किलोमीटर लॉन्ग है। और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में इसका बेसिन है, ठीक है? ट्रिब्यूटरीज इतनी ज्यादा इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावती, पपागनी और चयेरू, ठीक है? उसके अलावा कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर इट राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स ऑन वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका। So you have to remember this thing. This is very important that Kaveri origins from ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका। ड्रेनेज बेसिन जो है इसका कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके साथ साथ यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक भी फैला हुआ है, ठीक है? इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज इसकी देखो अर्कावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्था, शिमशा, काबिनी, हरंगी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है? So these rivers are very 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 important for your prelims. I would suggest that make a list, okay? Make a list of all the rivers and try to remember everything about them, from starting from the origin to their mouth to their tributaries and the major dams that are located over it and major locations और major cities that are located over it, okay? तो ये 4-5 चीजें आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, इंडिया यूएई साइन मेजर ट्रेड पैक्ट। तो देखो क्या हुआ है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, फिर भी देख लो। इंडिया और यूएई, देखो इंडिया और यूएई ने यहाँ पे एक ट्रेड पैक्ट साइन किया है जिसका नाम दिया गया है सेपा।
अब ये सेपा क्या है, एक तरह का आप ऐसा समझ लो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, इसका एक एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। इसका एक एडवांस्ड वर्जन है सेपा। सेपा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने और यूएई ने इसको साइन किया है। यहाँ पे दोनों के कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे जरूरी होगा, यूएई और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे यूएस और इसराइल के भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दोनों भी हमारे अलाइज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट है ये एक नया एज शुरू करेगा, और यहाँ पे कहा गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो ट्रेड है उसको 60 बिलियन डॉलर से लेकर यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाएं, ठीक है। तो आपस में इतना ट्रेड करने की बात है। अब क्या जरूरत थी इंडिया को यूएई के साथ एफटीए साइन करने की? सबसे पहली जरूरत ये कि यूएई इज टर्निंग टू बी एन इकोनॉमिक हब, ठीक है। इकोनॉमिक हब बन रहा है ये, क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई सारे मेजर पोर्ट्स जो हैं, मेजर स्टेट्स जो हैं, वो इसके आसपास पड़ते हैं। जितने भी बिजनेस रूट्स हैं इसके आसपास पड़ते हैं, इसीलिए भी ये एक अच्छा लोकेशन है, इकोनॉमिक हब है पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे यूएई जो है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफाई कैसे कर रहा है? ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी में अच्छा काम कर रहा है। तीसरी चीज ये कि यूएई जो है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ही एक मेंबर है, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर होने के नाते यूएई के अच्छे संबंध है सऊदी के साथ, ठीक है, ओमान के साथ, कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, इन सभी के साथ अच्छे टर्म्स होने के कारण इसके साथ इनका ट्रेड अच्छा है, ठीक है। तो इस ट्रेड का फायदा हम भी उठा पाएंगे अगर हम भी यूएई के साथ एफटीए या सेपा साइन कर लेते हैं तो। दूसरी चीज ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है यूएई के साथ वो 1972 से हैं। तो अब हमको इसको एक एज तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पे जो हमारे टाइज हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, इनको हमको और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग इज दैट इंडिया में नाइन्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इज यूएई, ठीक है। तो इंडिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बाहर से, उसमें यूएई इज द नाइन्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर। अपार्ट फ्रॉम इट, यूएई कैन बी अ बिग मार्केट फॉर इंडियन गुड्स। जैसे कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप करने की, इन सभी चीजों में यूएई कैन बी अ बिग मार्केट फॉर अस, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एफटीए साइन कर दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दें। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिक क्या मतलब होता है? सो द बॉटम लाइन हियर इन एफटीए इज दैट यहाँ पे हम कोशिश करें कि यहाँ पे अगर मान लो इंडिया और यूएई के बीच में एफटीए साइन हो गया, तो यहाँ पे जो भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होंगे उनमें ना के बराबर ड्यूटीज, ट्रेड टैरिफ वाला जो लॉजिक्स होते हैं वो कम से कम लगेंगे, ठीक है। तो वो जो चीज है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी दूसरे के मार्केट में जाके, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पहले ये समझो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अमंग देम। तो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैरियर्स होते हैं उन सभी को हटाने की कोशिश होती है जब भी एफटीए साइन होता है दो कंट्रीज के बीच में। Under the free trade policy, goods and services can be bought and sold across international borders with little or no government tariff, quota, subsidy, prohibitions to inhibit their exchange. So when we sign a free trade agreement with another country, there is a trial that यहाँ पे हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करें उसमें कम से कम या ना के बराबर टैरिफ लगे, ना के बराबर कोटा और सब्सिडीज लगे, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या इकोनॉमिक आइसोलेशन है, इसके जस्ट अपोजिट की टर्म है फ्री ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आप करने की कोशिश करते हो, मान लो आपने अपनी कंट्री है, आपने यहाँ पे बोला कि मैं किसी को भी यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ये हो गया ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। इसी का जस्ट रिवर्स है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लो आपने बोला कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे ट्रेड तो करूंगा दूसरी कंट्रीज के साथ, लेकिन उनके ऊपर आपने हेफ्टी ड्यूटीज लगाई, तो ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये भी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है। और इसका ही जस्ट अपोजिट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज सेपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? ये क्या है? तो देखो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विच इज मोर कॉम्प्रहेंसिव देन एफटीए। तो एफटीए का ही एडवांस्ड वर्जन है सेपा, ओके। एंड दिस लुक्स इनटू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो जितने भी ट्रेड होगा उसका रेगुलेटरी एस्पेक्ट, रेगुलेटरी इश्यूज को देखेगा, वाइडेस्ट कवरेज होती है यहाँ पे। ट्रेड के साथ साथ सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में भी नेगोशिएशन हो सकता है। साथ में यहाँ पे आईपीआर राइट्स के लिए काम किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉम्पिटिशन को प्रिजर्व करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए, इन सभी के साथ काम किया जाता है। इंडिया ने अभी यूएई के अलावा साउथ कोरिया और जापान के साथ भी ये सेपा साइन किया हुआ है ऑलरेडी, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बात करते हैं रॉन्ग सॉल्यूशन। तो देखो रॉन्ग सॉल्यूशन ये क्या है? तो देखो ये एडिटोरियल है द हिंदू का, इसमें बात की गई है हरियाणा में
अभी रिसेंटली क्या हुआ, हरियाणा में एक लॉ लाया गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि 75% जितने भी प्राइवेट यहाँ पे जॉब्स हैं हरियाणा की, वो यहाँ पे रिजर्व रहेंगी फॉर द लोकल पीपल, फॉर द डोमिसाइल पीपल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हरियाणा का लॉ लाया था। हरियाणा के इस लॉ के ऊपर स्टे लगाया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये डिसीजन दिया कि नहीं, आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स नहीं है, आपने किस बेसिस पे स्टे लगाया है, आप अगर रीजंस दो तो ठीक है, नहीं रीजंस दे सकते हो तो स्टे इन्होंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। तो अभी स्टे इसके ऊपर से हट गया है, लेकिन ये केस जो है ये इसके अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट पिटीशन अभी चल रही है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, ओके। तो देखो यहाँ पे ये तो इशू था। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं पहले, फिर हम वापस आते हैं इसके ऊपर। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली चीज तो आपके पास प्रॉपर रीजंस नहीं है, आप इसको कैसे, आपने इसके ऊपर कैसे स्टे लगाई, हाई कोर्ट को ये कहा। दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट रीजन हो तो आप यहाँ पे स्टे लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, इसीलिए हम आपको इसके ऊपर स्टे लगाने नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये भी कही कि जब भी कोई लेजिस्लेचर कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, कोई लॉ पास करता है, तो ये माना जाता है कि वो उन्होंने अपनी विजडम के हिसाब से सही लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे जो लेजिस्लेट किया है, ठीक है। तो उसको अगर आपको यहाँ पे स्टे लगाना है, आपको रीजंस देने पड़ेंगे। अब ये लॉ चैलेंज क्यों हो रहा है? सबसे पहला तो चैलेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। सन ऑफ सॉइल पॉलिसी महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, महाराष्ट्र में, गुजरात में आपने देखा होगा कि जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो यहाँ के जो माइग्रेंट्स, यहाँ पे जो माइग्रेंट्स आते हैं दूसरे दूसरे जगहों से, उनकी तरफ थोड़ा सा उनका सस्पिशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से ये लॉस इस तरह के शुरू हुए थे कि यहाँ पे हमारे लोगों के लिए हम अपनी जॉब्स यहाँ पे रिजर्व रखेंगे, क्योंकि इनका कंसर्न ये है कि मान लो कि हमने यहाँ पे अपने लोगों के लिए जॉब्स रिजर्व नहीं करी तो सारे बाहर के लोग आके हमारी स्टेट की जॉब्स को ले जाएंगे, ठीक है। तो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी इसको कहते हैं कि जब आप उस सॉइल से जन्मे हो, आपका ओरिजिन उस सॉइल पे है, तो ही आपको वहां के एम्प्लॉयर्स जो है आपको रखेंगे, ठीक है। तो ये एक सन ऑफ सॉइल पॉलिसी जो है ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। और दूसरी चीज ये कि जो एम्प्लॉयर है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिस हिसाब से उनको ट्रेड करना है वो कर सकते हैं। उसमें आप उनको बांध नहीं सकते कि आपको यहीं से लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आपका ऑफिस बेस्ड है तो आपको महाराष्ट्र से ही लोगों को लेना पड़ेगा, बैंगलोर में तो बैंगलोर से ही लेना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये दिया गया है। इसमें अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर ये लॉ लगाते हो तो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है लोगों का। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे बोला गया है कि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके यहाँ पे अगर आप उनके जो लॉज, उनके जो आज़ादी है, किनको उनको एम्प्लॉय करना है किनको नहीं करना है, अगर आप उनको छीन लेते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी एक क्लास को बेनिफिट नहीं दे सकते, किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं दे सकते, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अलग है, से अलग है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हाईलाइट्स क्या है लॉ की, तो एक तो 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में उन्हीं लोगों को जो यहाँ के रेसिडेंट हैं, डोमिसाइल हैं। दूसरी चीज ये 10 साल तक के लिए ये लॉ लागू रहेगा। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे उन लोगों के लिए ये लॉ है जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 से कम है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है, लोकल कैंडिडेट्स जिनकी 30,000 से कम है, उनके लिए ये लॉ लाया गया है। रैशनल इसके पीछे ये है कि यहाँ पे हार्मोनियस एनवायरमेंट अगर यहाँ पे क्रिएट करना है इंडस्ट्री में, यूथ के बीच में, और जो यूथ है स्टेट का वो जब अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो रहा है तो उसके और इंडस्ट्री के बीच में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए, राइट बैलेंस सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज के, इसीलिए ये लॉ लाया गया है, ऐसा कहना है यहाँ की गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कंसर्न ये है कि पहली चीज़ तो अगर ऐसे आप रिस्ट्रिक्ट करोगे किसी मल्टीनेशनल फर्म को कि आप यहीं से लोग उठा सकते हो यहाँ से नहीं उठा सकते, तो ये मल्टीनेशनल फर्म्स जो हैं ये स्टेट से बाहर जाने लगेंगी। इनका ये सोचना रहेगा कि फिर हम इसे स्टेट में जाएं क्यों जहां ये हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये किसी और स्टेट में जाके अपना ऑफिस डालेंगे, ठीक है। इसके कारण आपकी जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस है और प्रोडक्टिविटी जो है ये भी कम होगी। मान लो कि एक इंडस्ट्री जो काफी अच्छा कर रही थी, जहाँ पे अलग अलग जगहों से इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया था, अब इनको रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा कि आप बस हरियाणा से ही करो एम्प्लॉय, ठीक है। तो हरियाणा के लोगों के पास चाहे वो डिजायर्ड स्किल सेट हो या ना हो, इनको हरियाणा से ही करना पड़ेगा लोगों को रिक्रूट, तो इसके कारण कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है। लीगल इश्यूज क्या है, पहला इशू तो यही है कि यहाँ पे डोमिसाइल का रिजर्वेशन जो है जॉब्स में ये गलत है, ठीक है। डोमिसाइल आप यहाँ पे एजुकेशन में दे सकते हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दे सकते हो, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में इसका कोई प्रोविजन अभी तक तो नहीं है, इसीलिए राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल नंबर
14 से लेके 16 सभी के अगेंस्ट ही जाता है। दूसरी चीज ये कि इश्यू ऑफ फोर्सिंग द प्राइवेट सेक्टर टू कंप्लाई विद द रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज है कि आप एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको किसको रिक्रूट करना है या नहीं करना है। ये भी उसका जो राइट है, राइट टू वर्क इन इंडिया, उसको यहाँ पे कर्व करता है। तीसरी चीज है यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, यहाँ पे आप उसको ट्रैवल करने नहीं दे रहे हो, और जो दूसरा राइट है, फंडामेंटल राइट टू हैव एन ऑक्यूपेशन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो आप उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स ये सारे वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं वापस से न्यूज आर्टिकल पे। तो इसमें कहा गया है कि देखो ये जो लॉ आया है, इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट ने पहले तो स्टे लगाया, पर इस स्टे को हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, झारखंड भी ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट की कमी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और पेंडेमिक के टाइम पे तो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं, इलेक्शन को भी देखते हुए यहाँ पे उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे चाहते हैं ये सब कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये जनरेट करें अपने स्टेट में अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे फेस कर रहे हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लेबर विद इन द लोकल पॉपुलेशन। जो एम्प्लॉयर्स रहेंगे, अगर आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया तुमको तो हरियाणा से ही लोगों को रिक्रूट करना है, तो यहाँ पे एक इशू ये हो जाएगा कि मान लो उस लोकल लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है, तो यहाँ पे कमी हो गई ना, शॉर्टेज हो गई लेबरर की, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जितने भी लोगों को एम्प्लॉय करेगा। दूसरा, उसको उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, हमने देखा कि बर्थ या प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स हैं, ये भी काफी अग्रीव्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीडम थी ट्रेड करने की, इनकी जो फ्रीडम थी अपने हिसाब से बिजनेस करने की, वो यहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। साथ में यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो यहाँ पे कर्ब हो रहा है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये आर्टिकल 19 में आता है, ये भी हमारा कर्ब हो रहा है। राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ये भी हमारा कर्ब हो रहा है। तो आर्टिकल 19 के काफी सारे सेक्शन हैं जो हमारे कर्ब हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉ। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये एक्ट जो है एग्जिम्पशन देता है एम्प्लॉयर को कि आप एक एडिक्वेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जिम्पशन आपको हम देंगे। ठीक है, सनसेट क्लॉज है, यानी कि 10 साल तक के लिए ही ये लॉ बनाया गया है अभी तो। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशली लेबर इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि हमको ध्यान देना चाहिए कि इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर इतना, एग्रेरियन सिचुएशन इतनी खराब है, ऐसे में लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढने आते ही हैं। अब आप यहाँ पे रियल इशू आपका ये है कि आप अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं उनको कर्व करो, उनको यहाँ पे आप एड्रेस करो इंस्टीड ऑफ मेकिंग सच लॉज। आपके रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आ क्यों रहे हैं, इसको देखो, और रूरल एरियाज में जो भी कमियां हैं आप उसको खत्म करो, और यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट बनाओ कि रूरल एरियाज में ही उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो आपको इस तरह के लॉज लगाने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने इसके जो बीच की डिस्पैरिटी है इसको एड्रेस नहीं किया है, इसीलिए अर्बन एरियाज में सारे के सारे माइग्रेंट्स जमा हुए हैं, फिर वो आपके स्टेट के हों या दूसरे स्टेट के हों। इसीलिए फर्स्ट स्टेप शुड बी addressing this rural urban disparity. ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। हाइड्रोजन पॉलिसी कॉल फॉर मोर इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉलिसी की बात की है। हमारे देश में एक नई हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं वापस आर्टिकल पे। तो हमारे सेंटर ने नोटिफाई किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को। यहाँ पे एम है हमारा कि हम यहाँ पे 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें बाय 2030। ठीक है, और इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करें फॉर दिस क्लीन फ्यूल। सो व्हाट इज दिस ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन पहली चीज तो एक ग्रीन फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है, और इसका 5 मिलियन टन हमको प्रोड्यूस करना है बाय 2030। दिस इज आर एम अंडर दिस न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये कैसे डेवलप होता है? जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, यानी कि H2O को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, एनर्जी इंटेंसिव तरीके से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा 2H+O। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आपने इसको रिन्यूएबल तरीके से निकाला है, तो इसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, एंड दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब आते हैं हम वापस आर्टिकल के ऊपर। इसमें पहली चीज ये बोली हुई है कि इस पॉलिसी में क्या है। पहली चीज तो ये कि 25 साल
देखो एक तो ये 5 मिलियन टन का टारगेट सेट किया गया है, ठीक है, बाय 2030 हम 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी चीज ये कि 25 साल के लिए यहाँ पे जो भी इंटर स्टेट टैक्सेस लगते हैं, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के चार्जेस लगते हैं, उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे आपसे। मान लो आपको आसाम से गुजरात तक ये भेजना है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इस केस में जो 25 साल के लिए हम आपको जो इंटर स्टेट टैक्स लगता है वो आपसे नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी आपने डेवलप की, इफ इन केस आप यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास बच जाती है, तो यू कैन ऑल्सो सेल इट टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हियर, ठीक है, विद इन 30 days। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी आपने डेवलप की है उसको आप सप्लाई कर सकते हो। ओके, और ये जो आप करते हो, आप जो स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपसे ये सरप्लस पावर खरीदेंगे रिन्यूएबल पावर को, तो दैट वुड बी काउंटेड अंडर द स्टेट्स रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या है, हर स्टेट के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि मतलब मान लो आपको 5 टन 10 टन 1 टन इतनी रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी ही खरीदनी है, और आपको जितनी भी टोटल एनर्जी आप प्रोक्योर करते हो उसमें से इतना सेक्शन आपका रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए। तो ये उसी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी के लिए कोशिश करेंगे, और यहाँ पे उनको ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन क्या है। तो देखो हाइड्रोजन या अमोनिया जो है जनरली स्टीम रिफॉर्मेशन से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस से बनाने वाले हैं, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, ठीक है। कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 50 to 70% जो कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का वो इनपुट कॉस्ट से आएगा, और इसके अलावा जो सब्सटेंशियल शेयर होगा वो ओपन एक्सेस चार्जेस के तौर पे लगाया जाएगा। इसके साथ में लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इसके लिए थोड़ी सी मनी भी एलोकेट की जाएगी, सो दैट हमारे यहाँ पे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें सिर्फ सोलर एनर्जी ही ना काम करे, साथ में सोलर एनर्जी के यहाँ पे हम इस तरह की ग्रीन हाइड्रोजन जैसी एनर्जीज को भी डेवलप कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक सिंगल पोर्टल बनाया जाएगा। ये सिंगल पोर्टल किसके लिए होगा, सारी तरह की क्लियरेंसेस ये देगा आपको। अगर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो जितने भी क्लियरेंसेस हैं वो आप इस सिंगल पोर्टल से ले सकते हो। यहाँ पे जो सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो भी सरप्लस एनर्जी जो होगी वो 30 days के अंदर अंदर आप किसी और को सेल भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि जो एनर्जी प्लांट्स हैं जो भी सेटअप किए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया के लिए, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर हमको अपने इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है इन टर्म्स ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम पोर्ट की फैसिलिटी भी डेवलप करेंगे। यहाँ पे जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं विल ऑल्सो प्रोवाइड लैंड एट एप्लीकेबल चार्जेस टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स टू सेट अप बंकर्स नियर द पोर्ट फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स के आसपास अलग से लैंड दिया जाएगा, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर हैं, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स हैं, उनको पोर्ट के आसपास ये लैंड दिया जाएगा जहाँ पे ये स्टोरेज कर सकते हैं अपने बंकर्स में इन सब चीज़ों का, और इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी न्यू हाइड्रोजन पॉलिसी। इसके मेजर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पहला तो ये कि 5 मिलियन टन हमको बनाना है बाय 2030। दूसरा ये कि यहाँ पे हमको 25 years तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे फ्री रखा गया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरी चीज ये कि अगर आपका सरप्लस डेवलप हुआ है एनर्जी, तो आप यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये बेच सकते हो 30 days के अंदर अंदर, और इसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में काउंट किया जाएगा। चौथा ये कि यहाँ पे सिंगल पोर्टल बनाया गया है क्लियरेंसेस के लिए। पांचवा ये कि यहाँ पे आप इसको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप कर रहे हो, और पोर्ट की सुविधा भी आपको दी जाएगी। ओके, इसके अलावा देखो अब हमारा एक और लास्ट टॉपिक बचा है, सुप्रीम कोर्ट फॉर मीडिएशन अमंग स्टेट्स टू सेटल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है, इसमें यहाँ पे एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कृष्णा रिवर के ऊपर। इसमें कई सारे पार्टीज हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है। ये चार पार्टीज हैं मेनली, इन चारों के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम अपने आपस में सुलझाने की कोशिश करो वाया मीडिएशन, और अगर नहीं सुलझता है तो फिर मैं यहाँ पे एक्शन लूं, वरना तुम पहले मीडिएशन के थ्रू समझाने की सुलझाने की कोशिश इसको करो। ओके, अब देखो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है क्या। कृष्णा रिवर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बेसिकली क्या है, ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था
हैदराबाद और मैसूर स्टेट से, ठीक है। हैदराबाद और मैसूर स्टेट में ये शुरुआत हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, बाद में जाके ये हैदराबाद और मैसूर से बना महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन तीनों के बीच में यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट था कृष्णा का कि कैसे क्या बटेगा, ठीक है, पानी। तो 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। 1957 का ये एक्ट था, इसके अंतर्गत कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। 1973 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बोला 2060 टीएमसी वाटर जो है उसको 75% डिपेंडेबिलिटी के हिसाब से तीन पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला वो महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा मिला आंध्र प्रदेश को, फिर कर्नाटक को, फिर महाराष्ट्र को। फिर वापस से ऑर्डर्स रिवाइज हुए 2004 में, फिर से नई कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2010 में, और इन्होंने बोला कि यहाँ पे 81 टीएमसी देना चाहिए हमको महाराष्ट्र में, 177 देना चाहिए कर्नाटक में और 190 देना चाहिए आंध्र प्रदेश में। दिस वाज अबाउट बेस्ड अपॉन 65% डिपेंडेबिलिटी एंड सरप्लस। ओके, तो सरप्लस की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, ये सरप्लस वाटर किस तरह से डिवाइड होना था उसकी बात हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2010 तक ये हुआ। 2014 में बनता है तेलंगाना। अब तेलंगाना नया पार्टी आया, पहले क्या था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये वाटर डिवाइड हो रहा था। अब यहाँ पे तेलंगाना भी बन गया। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकल के बना था। तो आंध्र प्रदेश की डिमांड थी कि अब आप एक काम करो, यहाँ पे एक फिर से कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल बनाओ, और यहाँ पे अब चार पार्टीज को कंसिडर करो। हम अपने इकलौते शहर में से तेलंगाना को पार्ट क्यों दें, अब आप यहाँ पे चार पार्टीज कंसिडर करके ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ये पूरा ट्रिब्यूनल का ये इशू चल रहा है, ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए जानना जरूरी था। कृष्णा रिवर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, सो दैट वाज ऑल आज के लिए। एक बार हम आपके कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स का बताना है। अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से ज्यादा रिवर और लेक्स में यहाँ पे वाटर है, ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने आपके लिए टेबल लगाई है। ये है ग्राउंड वाटर थर्ड नंबर पे, और इसको स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, इसमें कम पानी है, तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पानी कम है, ग्राउंड वाटर में ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखो, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में ज्यादा है पानी ग्राउंड वाटर से, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ओनली टू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू। तो ब्लैक कॉटन सॉइल हमारा कहाँ मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू के आसपास मिलता है, मालवा प्लेट्यू में मिलता है। तो ये कैसे बना है, दिस हैज बिकम बाय द वेदरिंग ऑफ फिजर वोल्केनिक रॉक। तो यहाँ पे वोल्केनिक रॉक के फिजर के वेदरिंग होने से ये बना है ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा बी। दोनों के आंसर हैं बी, ठीक है। तो जिसका भी आंसर दोनों के सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं है वो लोग इन चीजों पे काम करो। ओके, बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ टू क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड टुडे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अच्छा, एक अनाउंसमेंट और, कल संडे है, ठीक है। तो संडे को हम अपना द हिंदू एनालिसिस लेकर नहीं आते हैं। तो जो लोग भी हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि संडे को हमारा द हिंदू एनालिसिस नहीं आता। संडे और मंडे, इन दोनों का मिला के हम यहाँ पे मंडे को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो मंडे वाला जो सेशन है उसमें आपको संडे और मंडे दोनों का यहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।